दोस्तों, एक अनुराग ठाकुर किस किस नेता के लिए भिड़ेगा। नमस्कार, एडीएम न्यूज भारत में आपका स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हमीरपुर से 5 बार के सांसद हैं अनुराग ठाकुर। और जाहिर सी बात है, जब इतना लंबा अरसा राजनीति का किसी नेता का हो जाता है तो उसी के साथ उनके साथी भी बढ़ जाते हैं। राजनेताओं की जो लाइन है वो भी उनके साथ बढ़ती चली जाती है। और कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर के लिए अब उनका जो कद है एक समस्या बनता जा रहा है, विशेष रूप से उनके अपने ही हलके में, उनके अपने ही लोकसभा क्षेत्र में। क्योंकि अगर ये वो स्थिति होगी अनुराग ठाकुर की कि करेंगे तब भी फंसेंगे, नहीं करेंगे तब भी फंसेंगे। क्योंकि अगर वो अपने लोगों का साथ इस मुश्किल दौर में नहीं देते हैं तो वो जो एक राजनेता का कद होता है उसको नुकसान हो जाता है। और अगर वो अपने लोगों का साथ देते हैं तो बड़े राजनीतिक नुकसान की आशंका अनुराग ठाकुर के लिए यहाँ पर हो सकती है। इस संभावना से इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछला जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में हिमाचल प्रदेश में पहली बार हमीरपुर लोकसभा सीट पर, विधानसभा की सीटों पर इतनी बड़ी हार भाजपा की हुई थी। और कहीं ना कहीं उसी हार का नतीजा था कि जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद के ऊपर काबिज नहीं हो पाए थे। अब अनुराग ठाकुर की समस्या क्या है? अनुराग ठाकुर की समस्या अगर एक जगह पर हो तब तो बात करें। अनुराग ठाकुर की समस्या इस समय पूरा पार्लियामेंट्री क्षेत्र हो चुका है। मसलन सुजानपुर से ही शुरू कर देते हैं। सुजानपुर में राजेंद्र राणा एक समस्या अनुराग ठाकुर के लिए है। हमीरपुर से आशीष शर्मा दूसरी समस्या अनुराग ठाकुर के लिए है। तो उसी के साथ बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल तीसरी समस्या के रूप में अनुराग ठाकुर के लिए देखा जा रहा है। ये सूरत हाल सिर्फ हमीरपुर जिला की है। जिला से आगे चलें तो कुटलैड़ विधानसभा में देवेंद्र भुट्टो के साथ अनुराग ठाकुर के संबंध और देवेंद्र भुट्टो के लिए अनुराग ठाकुर का स्टेप, ये भी एक समस्या है। गगरेट विधानसभा में आप पहुंचेंगे तो राजेश ठाकुर या चैतन्य शर्मा ये अनुराग ठाकुर के लिए एक और समस्या है। देरा विधानसभा आप पहुंचेंगे तो होशियार सिंह एक और समस्या है। तो ये सारी समस्याओं का जो जखीरा अनुराग ठाकुर के आसपास झुंड समस्याओं का घूम रहा है, इस झुंड से अगर अनुराग ठाकुर छूटते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी नई राजनीतिक पारी शुरू हो सकती है। समस्या यहीं तक नहीं है, समस्या रमेश धवाला और ठाकुर विंदर सिंह रवि की सीट भी उनके लिए एक समस्या बनी हुई है। क्योंकि अब तो रमेश धवाला ज्वाला जी से ही अपनी दावेदारी करने लगे हैं, जहां से ठाकुर विंदर सिंह रवि जो है ऑलरेडी एक नेता के रूप में स्थापित है। और वहां पर भी बीजेपी टिकट किसे देगी अभी इस चीज़ को तय नहीं किया गया है। तो ऐसे में बड़े नेताओं के लिए जो समस्या हो जाती है वो जाहिर सी बात है कि अनुराग ठाकुर भी उसी दौर से गुजरते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की बात करिए तो सभी को पता है कि अनुराग ठाकुर का राजनीतिक कद, राजनीति की जो हैसियत है वो बहुत बड़ी है। क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों के ऊपर उनकी भूमिका अग्रणी मोदी सरकार में हो चुकी है। लेकिन प्रदेश में स्थितियां विभिन्न हो चुकी हैं। प्रदेश में अनुराग ठाकुर सबसे बड़ा चेहरा युवाओं का रहा है। अनुराग ठाकुर को लेकर एक अलग जोश जो बड़े बड़े नेताओं के होश उड़ा देता है, उस तरह का कद अनुराग ठाकुर का हिमाचल प्रदेश में है। और जाहिर सी बात है कि जब कद इतना बड़ा होगा तो उनके साथ जन समर्थन भी उतना ही बड़ा होगा और उसी के साथ समस्याएं भी उतनी ही गंभीर होंगी अगर स्थितियां विपरीत हो जाती हैं। और अनुराग ठाकुर के लिए अब लगातार जो माहौल 2027 जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे एक अलग तरह का दबाव अनुराग ठाकुर के ऊपर दिखता नजर आने लगा है अब। और अनुराग ठाकुर राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसे में किस तरह से वो इस सारे माहौल से निकलेंगे वो बेहतर जानते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम हिमाचल हमीरपुर पार्लियामेंट्री की बात करें तो अपने गृह जिले में 3 विधानसभा क्षेत्रों में सुजानपुर में उनके सबसे करीबी चेहरे थे कैप्टन रणजीत राणा, जो कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए। टिकट कांग्रेस का उन्हें मिल गया, चुनाव वो जीत गए। लेकिन वहां पर एक वोट पीएम एक वोट सीएम का नारा चला और उस नारे ने जो है अनुराग ठाकुर के लिए एक समस्या दिल्ली तक खड़ी कर दी, जब भाजपा के बड़े नेताओं ने इस नारे की शिकायत दिल्ली तक अनुराग ठाकुर को लेकर कर दी थी। जाहिर सी बात है, बड़े नेता हैं तो नुकसान भी हमेशा बड़ा ही होगा। उसके बाद हमीरपुर की बात आई। आशीष शर्मा हमीरपुर से थोड़े से मतों से अपना चुनाव जीत गए। लेकिन यहाँ पर भी अब तो सर्वविदित है कि जो नया भाजपा का संगठन बना उसमें काफ़ी सारे लोगों को सुजानपुर और हमीरपुर से एग्जिट कर दिया गया। चाहे वो बड़े बड़े चेहरे भाजपा के थे, चाहे उन्होंने अपनी उम्रें भाजपा में लगा दी। लेकिन उसके बाद भी उन चेहरों को लेकर आशीष शर्मा और राजेंद्र राणा ने जिस तरह से अपनी बिट्टो लगाई थी, और उस बिट्टो को जो है दिल्ली ने कंसीडर कर दिया और डॉक्टर राजीव बिंदल की टीम में वो महत्वपूर्ण लोग शामिल तक नहीं हो पाए। तो स्पष्ट स्थिति से होती है कि क्या माहौल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में चल रहा है भाजपा के भीतर। इतना ही नहीं, जब जयराम ठाकुर हमीरपुर में आते हैं तो अनुराग ठाकुर के समर्थक जो हैं वो गायब हो जाते हैं। वो कोई भी लोग, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो कोई भी चेहरा हो, वो लोग जो हैं वो उनका स्वागत करने के लिए नहीं पहुंचते हैं। और उसी तरह जब अनुराग ठाकुर हमीरपुर में आ रहे हैं, हालांकि ये स्थिति अनुराग ठाकुर के लिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनका राजनीतिक कद, राजनीति की जो हैसियत है और दिल्ली में जिस तरह से उनका झंडा प्रचंड है, ऐसी स्थिति में अनुराग ठाकुर के लिए हमीरपुर में राजनीतिक गुटबाजी और लीग से हटकर जो है कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए। लेकिन सत्ता का दबाव आप यहाँ पर देखिए कि
आशीष शर्मा के सपोर्टर भी अनुराग ठाकुर के समर्थन में नारेबाजी या उनका अभिनंदन करने नहीं जाते हैं, ठीक उसी तरह जयराम का जो स्वागत है उसको करने के लिए अनुराग ठाकुर के सपोर्टर नहीं जाते हैं। तो ये वाइस वर्सा वाली स्थिति जो है हमीरपुर और सुजानपुर विधानसभा में चल रही है। ये स्थिति आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगी, उस खबर को बाद में करेंगे कि 15 तारीख को जो सैनिकों का कार्यक्रम है सुजानपुर में, उसमें चीफ गेस्ट कौन होगा और कौन कौन से चेहरे उस कार्यक्रम में बुलाए गए हैं। इस खबर को बाद में लेके आएंगे आपके बीच में। अब बात अनुराग ठाकुर की यहाँ पर कर रहे हैं, थोड़ी लंबी भी खबर ये रहेगी क्योंकि हमीरपुर की सभी पार्लियामेंट्री की जो विधानसभा क्षेत्र है सबकी बात यहाँ पर चल रही है। उसके बाद आप बरसर चले हमीरपुर आ जाइए। हमीरपुर में नरेंद्र अत्री, नवीन शर्मा जैसे चेहरे लगातार अनुराग ठाकुर के साथ जुड़े हुए हैं। छोड़ा उनको जा नहीं सकता, समझते वो हैं या नहीं वो हम कह नहीं सकते, लेकिन स्थितियां हमीरपुर में भी उतनी ही जटिल हैं जितनी सुजानपुर में है। यहाँ से आप उठकर अगर बरसर जाएंगे तो यहाँ पर बलदेव शर्मा, संजीव कुमार, विनोद ठाकुर, तीन बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे हैं जिनके साथ इंद्रदत्त लखनपाल को निपटना पड़ेगा 2027 के चुनावों में। और यहाँ पर जो कड़ी है वो थोड़ी अब इंद्रदत्त के लिए मुश्किल भी नजर आने लगी है और स्थितियां जो हैं वो बरसर विधानसभा में भी तेजी से बदलती अंदर खाते भाजपा के भीतर दिख रही हैं। अब उसका लाभ या नुकसान कितना होगा वो तो 27 बताएगा, लेकिन बात यहाँ पर अनुराग ठाकुर के कद की भी है, अनुराग ठाकुर के वजूद की भी है और अनुराग ठाकुर का जो कद है उसका हमेशा हमीरपुर ने पूरा सम्मान किया है। ऐसे में अनुराग ठाकुर इन तीन लोगों को लेकर क्या संदेश अपने लोगों के बीच में देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर उससे थोड़ा अगर आप आगे जाएंगे तो कुटलैड़ विधानसभा में चले जाइए, वहां पर वीरेंद्र कंवर अनुराग ठाकुर का चेहरा है, लेकिन यहाँ पर देवेंद्र भुट्टो को टिकट मिलना तय है। ऐसी स्थिति में वीरेंद्र कंवर को अनुराग ठाकुर किस तरह से बैकिंग दे पाएंगे। हालांकि उनको एक खेलों का जो है वो राष्ट्रीय स्तर का चेयरमैन बना रखा है अनुराग ठाकुर ने, तो अनुराग ठाकुर अपने तरह से तो अपने लोगों का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो समर्थन है ये फलीभूत कितना होगा और अनुराग ठाकुर को ये जो समर्थन है एंटी लॉबी एक तरह से खड़ी करने का, उन लोगों को सपोर्ट करने का जिनको भाजपा टिकट ही नहीं देने वाली है, तो ऐसी स्थिति में अनुराग ठाकुर को इन सारी गतिविधियों का लाभ होगा या नुकसान, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद अगर आप गगरेट विधानसभा में चले जाइए तो कमोवेश वहां पर भी ऐसी ही स्थिति है। यहाँ पर राजेश ठाकुर वर्सेस चैतन्य शर्मा चल रहा है। चैतन्य शर्मा का ग्राउंड हालांकि अब पहले की तरह मजबूत नहीं है, अपना चुनाव वो हार गए विधानसभा का पिछला और भाजपा में बड़ी एक्सेप्टेंस नहीं है। राजेश ठाकुर जो है वो, क्योंकि वहां पर और कोई थ्रेट चैतन्य को नहीं है, इस ऐसे में राजेश ठाकुर दमदार चेहरा भी है और बड़ी राजनीति वो गगरेट की करना जानते हैं। ऐसे में राजेश ठाकुर बड़े थ्रेट के रूप में वहां पर चैतन्य के लिए लगातार देखे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी फैक्टर अनुराग ठाकुर का ही चलेगा कि अनुराग ठाकुर किस तरह से राजेश ठाकुर को मैनेज करेंगे या फिर वो अनुराग ठाकुर जो है राजेश ठाकुर को अपने साथ चलाएंगे, क्या मतलब वहाँ पर समीकरण बनेगा। बड़ा स्पष्ट हम चीज़ों को नहीं भी कह सकते हैं इस खबर में क्योंकि बड़े नेता की बात है। इसके बाद थोड़ा सा और अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर देरा विधानसभा क्षेत्र है। देरा विधानसभा क्षेत्र मतलब होशियार सिंह आजाद 2 बार चुनाव जीते हैं। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर से पिछला चुनाव हार गए। जाहिर सी बात है सरकार का दबाव भी रहा होगा, विपरीत ताकतें यहाँ पर रमेश धवाला के रूप में काम करती रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी दोषी कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर को भी अप्रोक्ष रूप से बनाया गया है होशियार सिंह की हार को लेकर। देरा वो विधानसभा क्षेत्र है, जसवा परागपुर और देरा, जहां से अप्रत्याशित लीड हमेशा अनुराग ठाकुर को मिलती रही है। हमीरपुर के बाद सबसे बड़ी लीड अगर मिलती है तो देरा और जसवा परागपुर से मिलती है। तो यहाँ पर भी अनुराग ठाकुर के लिए स्थितियां भाजपा के भीतर पेचीदा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अनुराग ठाकुर, रमेश धवाला और रविंदर सिंह रवि 2 चेहरे यहाँ पर अनुराग ठाकुर के पास हैं, दोनों उनके करीबी हैं, हमीरपुर में दोनों का आना जाना लगा रहता है। अब ऐसी स्थिति में रमेश धवाला ने देरा में तो डेरा डाल रखा है। इसके साथ अब सुना जा रहा है सत्ता के गलियारों में चर्चा की रमेश धवाला ज्वाला जी में भी अपनी एंट्री चाहते हैं और उसी के लिए सारा शोर उन्होंने मचाया हुआ है। और अगर वो ज्वाला जी में एंट्री चाहते हैं तो ठाकुर रविंदर सिंह रवि जो कि लंबे समय से ज्वाला जी में काम भी कर रहे हैं और उनका जो है वो नाम भी बड़ी सक्रियता के साथ वहाँ पर चलता है, तो वो कहाँ पर जाएंगे, वो भी अनुराग ठाकुर कैंप से आते हैं। तो कुल मिला के पूरी जो घेराबंदी है वो अनुराग ठाकुर के आसपास घूमती यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ऐसे में अब अनुराग ठाकुर कौन सी राजनीति करेंगे कि ये जो बवंडर है एक तरह से राजनीति का, इससे वो आसानी से निकल जाएं, अपने लोगों को अपने साथ भी रख पाए, भाजपा के भीतर भी किरकिरी ना हो। ये सारे वो सवाल हैं जिनके ऊपर लगातार निगाहें बनी हुई हैं और सिर्फ हम ही नहीं, हमीरपुर पार्लियामेंट्री के जो तमाम मतदाता हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं, जगत प्रकाश नड्डा खुद हमीरपुर पार्लियामेंट्री से आते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी भी निगाहें यहाँ पर होंगी। सतपाल सत्ती बड़े नेता भाजपा के हैं, वो भी हमीरपुर पार्लियामेंट्री से आते हैं, उनकी भी फीडबैक महत्वपूर्ण रहेगी। और इस तरह से ठाकुर महेंद्र सिंह धर्मपुर से हैं, हमीरपुर पार्लियामेंट्री से आते हैं, नड्डा के बहुत करीबी चेहरा है, तो उनकी फीडबैक भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ऐसे में अनुराग ठाकुर एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीति के बड़े योद्धा के रूप में उन्हें देखा जाता है। लेकिन अब ये जो युद्ध पार्टी के भीतर चल रहा है, इस युद्ध में जिस तरह के षड्यंत्र हैं, जिस तरह की शतरंज की बिसात है, इन सारी चीज़ों से अनुराग ठाकुर खुद को कैसे निकालेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि जैसे जैसे अब 2026 चलेगा, 27 चलेगा, तो जाहिर सी बात है इन लोगों का जो दबाव है वो दिल्ली पर कम, अनुराग ठाकुर के ऊपर अधिक रहेगा कि अनुराग ठाकुर हमारे साथ चले जनता के बीच में। लेकिन अनुराग ठाकुर के लिए विडंबना ये है कि पार्टी लाइन से हटकर वो भी काम अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछले
22 के चुनावों के बाद जो उपचुनाव हुए उन दोनों चुनावों में जो है अनुराग ठाकुर को लेकर काफ़ी चर्चाएं दिल्ली तक रही हैं। और अब अनुराग ठाकुर जो है वो जाहिर सी बात है वो नहीं चाहेंगे कि उनका नाम एक बार फिर से उस तरीके से दिल्ली पहुंचे जैसे 2022 और 24 के उपचुनाव में गया था। तो ऐसे में अब देखना होगा कि अनुराग ठाकुर किस राजनीति को अमली जामा पहनाएंगे और किस तरह से अपनी राजनीति को इन विशेष 6 विधानसभा क्षेत्रों में आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी राजनीति का केंद्र बिंदु अनुराग ठाकुर हैं। और एक वोट पीएम एक वोट सीएम का जो नारा था, उस नारे के पीछे अगर कहा जाता है तो कहीं ना कहीं भाजपा के इस गुट का नाम ही लिया जाता है और इसकी शिकायतें तक दिल्ली तक पहुंची हुई हैं। लेकिन समस्या ये भी है कि राजेंद्र राणा, आशीष शर्मा का जो कैंप हमीरपुर में सक्रिय है, उस कैंप के साथ अनुराग का जो आंकड़ा है वो सही नहीं बैठ रहा। और हमीरपुर में ही अगर आंकड़ा सही नहीं बैठ रहा और अगर 2027 में भाजपा की सरकार भी बन जाती है और ये लोग अपना चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंच जाते हैं, तो जाहिर सी बात है राजेंद्र राणा एक बड़ा चेहरा होंगे। तो ऐसे में अनुराग ठाकुर को 29 के चुनावों के परिदृश्य से बड़े फैसले खुद के लिए और अपने लोगों के लिए लेने पड़ सकते हैं। अब देखना होगा ऊंट किस करवट बैठेगा और क्या फैसले नेताजी लेंगे। एडीएम न्यूज़ पर आप बने रहिए, राजनीतिक विश्लेषण लगातार देते रहेंगे। नमस्कार।